देखिए, और लास्ट क्लास में हम लोग एडमिशन देख लिए थे जी सर। और एडमिशन का सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। अगर हम कहें कि एडमिशन है 14 क्या सर, राम जी क्या हो रहा है इसके बारे में? 15 सर। 15 से अच्छा, दो कम करना है ना। 15 to 25। ये एडमिशन के अंतर्गत आता है, ये सब के सब। और सब के सब क्या है? स्टेटमेंट है, टोटल स्टेटमेंट ही है। तो हमने एक डायग्राम बनाया था, ये क्या था? ये था स्टेटमेंट, इसके अंदर एडमिशन, इसके अंदर हमने कहा कि इस सर्किल को हम क्या कहेंगे? जीनस, दिस वन स्पीशीज, और ये सब स्पीशीज। सब स्पीशीज। तो जीनस कौन है? स्टेटमेंट है, स्पीशीज एडमिशन है, और कॉन्फेशन सब स्पीशीज। सब स्पीशीज है। अब अगर हम ऊपर वाले सर्किल को हटा दें, और सिर्फ दो सर्किल है आपके पास, तो अब जीनस कौन है? एडमिशन एडमिशन और कॉन्फेशन स्पीशीज। ठीक है। ये किस तरीके का सूट है? एक सूट है जिसमें को प्लेंटिव है और दूसरी तरफ को डिपेंडेंट है, यानी एक से अधिक प्लेंटिव है और एक से अधिक डिपेंडेंट है। अगर ये पर्टिकुलर प्लेंटिव कोई एडमिशन करता है तो ये सिर्फ इसके ऊपर लागू होगा, इसका प्रभाव, या सभी के ऊपर लागू होंगे, या इनके भी ऊपर लागू होगा? सिर्फ उसके ऊपर। किसके ऊपर? P1 के ऊपर, क्यों? क्योंकि बाकी लोग उसका ऑथराइज एजेंट नहीं। एजेंट की कहाँ बात हो रही है? ये तो इंडिपेंडेंटली आए ही हैं, तो ऑथराइज एजेंट की तो बात ही नहीं हो रही। या ऑथराइज एजेंट तो तब होता ना कि जब P1 की जगह कोई और आता, तब ना अपने आप को ऑथराइज किया रहता। हम कह रहे हैं कि P1 ने, प्लेंटिव ने कोई एडमिशन दिया, निश्चित रूप से जो सूट लाए होंगे इसमें प्लेंटिव भी इंटरेस्टेड है, बाकी सब इंटरेस्टेड है, तभी एक साथ सूट लाए हैं। उसमें से कोई एक व्यक्ति अगर कोई एडमिशन करता है, क्या है सेक्शन 19, कौन सी एडमिशन एडमिशेबल है? Proof of admission against the person making them by or another. ये हमने कहा था कि 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, वो पूछता है आपसे। हमने क्या कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, और अगर देता है तो ये मान लिया जाता है कि वो सही। तो अगर कोई एडमिशन ये करता है तो अपने हित के विरुद्ध दिया है, तो ये सबके हित के विरुद्ध दे दिया ना, क्योंकि साथ में आया है ये। किस कंडीशन में वो हित के पक्ष में दे सकता है, अपने इंटरेस्ट के पक्ष में? देखिए 19 में ही तीन एक्सेप्शंस हैं।
Yes. उसी में सिर्फ वो फेवर में दे सकता है। Any admission. अदरवाइज समझ रहे हैं, विरुद्ध में दिया। अब आप बताइए, इस प्लेंटिफ ने अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई एडमिशन कर लिया तो ये सब के सब जितने भी हैं सब प्रभावित हो गए। तो एडमिशन क्या है? पहली चीज कि अगर मान लीजिए कभी वो कहता है अपने पक्ष में, कभी कहता है विपक्ष में, तो जो भी वो कह रहा है उसके पार्ट को लें या होल स्टेटमेंट को लें। क्या नियम है? हमेशा होल स्टेटमेंट ही लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपके फेवर का कोई है तो उसको पार्ट में हम ले लिए और आपके फेवर का नहीं है तो उसको हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। जब भी स्टेटमेंट लिया जाएगा वो पूरे होल स्टेटमेंट लिया जाएगा। तो वैसे स्थिति में अगर इसने कोई स्टेटमेंट दिया तो ये भी प्रभावित हो गया, ये भी। तो इसके इस एडमिशन को हम इसके सिर्फ इस पे लागू करें या सब पे लागू करें? देखिए, अगर हम इसके एडमिशन को इन सब पे लागू करते हैं तो इस डिफेंडेंट के लिए कितना काम आसान हो जाएगा। ये किसी एक प्लेंटिफ को अपने पक्ष में रख के अपने पक्ष के स्टेटमेंट को दिलवा देगा और ये सब के सब उससे प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में जहां एक से अधिक प्लेंटिफ हैं, वहां किसी एक प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जैसे भी सीन बनती है उसका किया हुआ एडमिशन सिर्फ उसके विरुद्ध लागू होता है, किसी और के विरुद्ध नहीं। समझ रहे हैं? नहीं सर। जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है और जो पुराना जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दिया इस बारे में। जो सेक्शंस हम लोग पढ़ते थे कॉम्पिटिशन के कंसर्निंग, वो था आपको 25 to 30, उसमें 25, 26, 27, सॉरी 24 ना, ये सेक्शंस हैं। इसने यहाँ से सेक्शंस निकाला 24, उसके बाद 28 एंड 29, इसको डाल दिया सेक्शन 22 में। और बच गया कौन? 26, 25, 25, 26, 27। इसको इसने डाल दिया सेक्शन 23 में और 30 को कर दिया 24 में। उसने पर्टिकुलर सेक्शन 22 के पैरा को बढ़ा दिया और इन सब सेक्शंस में जो कुछ बातें थी उसमें उसने इंसर्ट कर दिया। इसलिए अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। एडमिशन को क्या कहते थे हिंदी में? स्वीकृति। और कन्फ्यूजन को संस्कृति। एडमिशन कहाँ डिफाइन है? 16 में सर, 15 15 में। उसके अकॉर्डिंगली क्या है?
व्हाट इज एडमिशन? सर एडमिशन इज ए स्टेटमेंट जो कि सिर्फ इन्फ्रेंस करता है, सजेस्ट करता है कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट ना ही है, मतलब कि कोई ठीक है। एडमिशन एक स्टेटमेंट है। किस तरीके का स्टेटमेंट है, किस रूप में? और रिटन है, ओरल है डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में? डॉक्यूमेंट्री हुआ तो रिटन ही वो इस फॉर्म में है। और क्या करता है? या कोई इन्फ्रेंस किसके कंसर्निंग? फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के कंसर्निंग सिर्फ इन्फ्रेंस सजेस्ट करता है, कोई अनुमान इंगित करता है। क्या सभी? नहीं। साथ में उसने ये भी कहा है कि किन व्यक्तियों के द्वारा और किन परिस्थितियों में किया गया है। और व्यक्तियों के कंसर्न हम लोग देख लिए, बात के पक्षकार हों, उसके ऑथराइज एजेंट हों, व्यक्ति हों, जितने भी 7 का लिस्ट हम लोगों ने बनाया था लास्ट क्लास में, वो सब के सब व्यक्ति कर सकते हैं। उसी कंडीशन में कर सकते हैं जब तक वो उस स्टेटस में रहते हैं, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। ठीक है। तो जब हम लोग 15 से 25 देख रहे हैं, 24 देख रहे हैं, कहाँ तक देख रहे हैं? 15 से 25 उसमें कहीं भी कॉन्फ्यूजन शब्द आया है? 15 से 25 तक में, 22 में, 23 में, 24 में। देखिए, पहले तो ये समझिए कि कॉन्फ्यूजन है क्या। क्योंकि जिस तरह हमने एडमिशन की डेफिनेशन दे रखी है, क्या उसके कंसर्निंग हमने कॉन्फेशन की भी डेफिनेशन दे रखी है? ना सर, कॉन्फेशन की डेफिनेशन नहीं। तो फिर कॉन्फेशन क्या है? हम एडमिशन के ही लिस्ट में कॉन्फेशन को भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि 22 में आया है, 23 में आया है, 25 में आया है, 24 में। तो ऐसे स्थिति में क्या कॉन्फेशन ही एडमिशन भी है? दुविधा क्यों हो रही है? अभी तो डायग्राम थोड़ी देर पहले बनाया। अगर हम एडमिशन को जीनस मान रहे हैं और कॉन्फ्यूजन को स्पेसिस मान रहे हैं, तो कॉन्फ्यूजन क्या है? एडमिशन है। यस, आप कह सकते हैं ना कि ऑल कॉन्फेशन आर एडमिशन, बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। क्या? All admissions are confession, but all confessions are not admission. समझ रहे हैं? Yes sir. क्या सही चीज है? ऑल कॉन्फेशंस आर Admission, बट ऑल एडमिशंस आर not confession. नॉट कॉन्फेशन। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या दें? हम अपना जुर्म इकबाल करते हैं, इकबाल जुर्म करते हैं, ये क्या है? कन्फेशन है। इसकी डेफिनेशन नहीं थी। फर्स्ट टाइम प्रिवी काउंसिल ने इसको डिफाइन करने का प्रयास किया, और वो लीडिंग केस है पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। और उसने क्या कहा कि कॉन्फेशन किसको कहेंगे? जजमेंट कहाँ का है? Privy Council. प्रिवी काउंसिल का। कौन सा? पकला नारायण स्वामी। उसने कहा कि जब भी कॉन्फेशन होगी दो बातें होंगी। या तो वह व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है उस अपराध को पूरी तरह स्वीकार कर ले, यानी अपराध की स्वीकृति कॉन्फेशन है। दूसरा, अगर वो अपराध नहीं स्वीकार करता है तो अपराध के इंग्रेडिएंट के रिलेटेड जितने फैक्ट है उसको एडमिट कर ले। नहीं, कॉन्फेशन के डिफाइन किया उसने। अपराध के रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं, अब जैसे अगर हम कहें कि थेफ्ट के कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, तो 5 हैं। तो ये नहीं कहता है कि मैं चोरी किया हूँ। अगर वो ये कह रहा है कि मैंने किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति से डिस्पोजेस्ट किया है, अगर ये सब बातें कह रहा है, तो वो क्या कर रहा है? चोरी के फैक्ट को एडमिट कर रहा है। या तो एक लाइन में वो ये कहे कि हमने चोरी किया है, या दूसरे ये कहे
कि जितने भी इंग्रेडिएंट हैं जिससे उस चोरी का अपराध कॉन्स्टिट्यूट होता है उसको एडमिट कर दे। ये दोनों चीज अगर हैं तो यह कॉन्फेशन। यानी कॉन्फेशन के लिए या तो अपराध की स्वीकृति होनी चाहिए या उस तथ्य की स्वीकृति होनी चाहिए जिससे अपराध घटित होता है। समझ रहे? ये पकड़ना स्वामी में कहा। इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया बलविंदर कौर में। बलविंदर कौर बस स्टेट ऑफ पंजाब। बलविंदर स्टेटमेंट या तो यह हो सकता है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जो अपने आप को इंक्रिमिनेट करे अपराध में, अपने आप को फंसाए, इस तरह का कोई स्टेटमेंट हो सकता है। या ये स्टेटमेंट हो सकता है जो अपने आप को अपराध से मुक्त करे। किसी स्टेटमेंट में दोनों ही हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे घर से चुराई हुई संपत्ति बरामद हुई, ये किस तरीके का स्टेटमेंट है? अपराध को में अपने आप को फंसा रहा है, तो ये कॉन्फेशन है। वो क्या कह रहा है कि मेरे घर से चोरी की संपत्ति बरामद की है पुलिस ने। क्या है प्रिजम्पशन? कि जहाँ से 19 का ए 119 का ए क्या कहता है? जब भी चोरी के पश्चात किसी व्यक्ति के यहाँ से चोरी की संपत्ति बरामद होती है तो प्रिजम्पशन क्या है? या तो व्यक्ति चोर है या जानते हुए कि चोरी का सामान है उसने रखा, ये प्रिजम्पशन है। तो यह कह के वो कह रहा है कि हमने चोरी किया है नहीं। अगर ये नहीं है लेकिन इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट तो है, अपने आप को अपराध में फंसा रहा है, क्योंकि प्रिजम्पशन तो ये होगी ना, या तो आप चोर हैं यानी तो जानते हुए चोरी का संपत्ति आपने लिया है, तो इनकम्पलेटिव स्टेटमेंट में ये आएगा। स्टेटमेंट तो है, ये अपने आप को फंसाने वाला स्टेटमेंट नहीं है। जब अपने आप को फंसाने वाला स्टेटमेंट है तो क्या यह कॉन्फेशन है? देखिए इसी फर्क को आपको समझना है कि अगर कितना भी फंसाने वाला स्टेटमेंट हो, लेकिन अगर वो दो इंग्रेडिएंट को फुलफिल नहीं करता है, जो पकड़ना स्वामी में प्रीवी काउंसिल ने दिया क्या था? या तो अपराध की स्वीकृति कर ले या फिर उन तथ्यों को स्वीकार कर ले जिनसे अपराध घटित होता है, तो वो कॉन्फेशन नहीं होगा। इसमें हालांकि वो अपने आप को फंसा रहा है, लेकिन फिर भी ये कॉन्फेशन नहीं। समझ रहे हैं? देखिए बलविंदर कौर वाले मामले में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति एक महिला पे उसके पति के हत्या का आरोप लगा था। हुआ ये था कि उस महिला के पति का शव बरामद हुआ था कुएं से एक ट्रंक में, और जब 2 महीने बाद और जब पूछा गया तो बलविंदर कौर ने कहा कि मेरे पति चित्रकार थे और चित्रकारी में एक रसायन उपयोग किया जाता है जो बहुत तेज जहरीला जहर है, वो रखी हुई थी। मेरे पति की तबीयत खराब थी, जो दवा थी वो उसी के बगल में रखी हुई थी। जब उन्होंने मुझसे दवा मांगा तो मैंने उसी जगह से उठा के उस शीशी को दे दिया। गलती से वो शीशी दवा की जगह कौन सी शीशी चली गई? वो केमिकल वाली शीशी, और वो पी लिए और उससे उनका डेथ हो गया। फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने एक मित्र की सहायता से उनको ट्रंक में बंद किया और कुएं में डाल दिया। उनका मित्र लापता था
ये सारे स्टेटमेंट में अगर ये कह रही हैं पुलिस के सामने, तो इसमें आप हमें बताइए, इसमें अपने आप को फंसाने वाला स्टेटमेंट है या अपने को अपराध से दोष मुक्त करने वाला स्टेटमेंट है? वो कह रही है कि हमने अपने पति को मारा। मारने के लिए क्या होता है? इंटेंशन टू कॉज डेथ। क्या उसने ये कहा कि हमने जहर देके मार डाला? नहीं कहा, लेकिन अपने आप को फंसा भी रही है। क्या कह रही है? गलती से वो दवा की शीशी एक ही जगह रखी हुई थी केमिकल के बगल में, हमने उठा के दे दी, वो पी ली। कायदे से उसको करना क्या चाहिए था अगर ऐसी बात हो गई तो? अपने से पिए था। पहले अपने पी लेना था। नहीं, आप इस सारे स्टेटमेंट अगर आप जज हैं और सुन रहे हैं, नहीं उसमें होता क्या है ना कि जैसे आदमी जब घबरा जाता है, डर जाता है कि पुलिस अब मेरे पास आएगी, हमारे अगेंस्ट में अब कोई कार्रवाई होने वाली है, तो वैसी स्थिति में अपने दोस्त में तो सलाह देता है कि क्या करें। जब 2 महीने तक कुएं में वो सब रहा तो सड़ चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी नहीं पता चल सका कि उसकी मृत्यु जहर से हुई है कि नेचुरल डेथ है। माने इसके स्टेटमेंट के अलावा और कोई भी एविडेंस नहीं था। तो इस स्टेटमेंट को कॉन्फेशन मान ले और इस पे इसको सजा दे दें। नहीं, आप इतिहास पे नहीं जाइए कि क्या हुआ, वो तो हमको भी पता है, आपको भी पता है। आप उसका अब पोस्टमार्टम कीजिए और अब विश्लेषण कीजिए कि क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। इसके स्टेटमेंट में कौन सी बात आ रही है? अपने बचाव के क्या वो कह रही है कि हमने मारा पति को? नहीं, जनरल एक्सेप्शन। उसने कब कह रही है? कह नहीं रही, लेकिन उसका कंडक्ट बता रहा है। मारी तो पानी में फेंक दी सर। नहीं तो वो तो फिर दूसरी चीजों के लिए ना, जैसे साक्ष्य मिटाने का आप पे अपना आरोप लग सकता है, मर्डर का थोड़ी लगेगा। तो इसमें दोनों चीजें थी। और क्या होना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। सजा तो मिली। एक स्टेटमेंट जब सजा मिली तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट, उसने बेसिक कॉन्सेप्ट को ही भुला दिया। होल स्टेटमेंट। और उसने ये कहा कि जब भी स्टेटमेंट को लेना चाहिए वो पूरी की पूरी तरीके से लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें जो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है और एक्सम्प्लीट है तो अपने हिसाब से इसको आप अलग कर दीजिए और जो उसमें फंसाने वाले तथ्य हैं उसके आधार पर आप उसको पनिश कर दीजिए। बात को समझ रहे हैं? यानी अब क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इसको बदल दिया। तो अगर आप कह रहे हैं कि सजा हुई थी तो ऐसी बात नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल कर दिया। किस ग्राउंड पे? होल स्टेटमेंट में, होल स्टेटमेंट में। होल स्टेटमेंट मिलता तो क्या होता? अपने बचाव का ही तो था, कोई गलती से नहीं। नहीं समझ में आ रहा है तो आगे कैसे? हाँ सर, इसलिए हम बोले थे कि ये सब थोड़ी बहुत बारीक चीज़ें हैं। अभी थोड़ा सा भी फर्क आप नहीं समझेंगे ना तो आगे के केस भी नहीं समझ पाएंगे। किनको क्या नहीं समझ में आया हमें ये बताइए। केस समझ में आया? हाँ सर। जजमेंट समझ में आया? नीचे वाला जजमेंट समझ में आया ट्रायल कोर्ट का? उसने इसमें पनिश कर दिया। किस ग्राउंड पे पनिश किया था? उसने जो फंसाने वाला भाग था, जो उसको फंसा रहा था, उसको रखा और उसको जो बचाने वाला भाग था उसको कोरोबरेट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं था, उसको हटा दिया। और इस आधार पे उसको इसके पति के हत्या का आरोप लगाते हुए इसे कन्विक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने के पास जब मामला पहुंचा तो उसने कहा कि नहीं, जब ये स्टेटमेंट लेना होता है अपने इच्छा के अनुसार नहीं कि आप उसमें जो एक्सम्प्लिटरी है, इनकम्प्लीटरी है, जो इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट है, आप सिर्फ उसको लीजिए, आपको टोटल स्टेटमेंट लेना होगा। और यही नियम इंग्लैंड में भी है। जूरी के सामने आपको टोटल स्टेटमेंट पेश करना होता है और ये जूरी निर्णय करेगी कि इसका क्या हम वेटेज दें। आपने यहाँ क्या किया? अपने फायदे का लिया। अपने फायदे का लिया और बाकी हटा दिया। अपने फायदे का, सॉरी, स्टेट मतलब फायदे का लिया। हाँ, कि
उनको जो फंसाने वाला स्टेटमेंट था, उनको फंसाने वाला स्टेटमेंट में क्या आएगा? वो फिर ऑप्शन है या हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ये सब फंसाने वाला स्टेटमेंट है। ट्रंक में डाल के सारी परिस्थितियां क्या बता रही हैं? एक व्यक्ति उसका मित्र है जो गायब है और कभी पकड़ाया भी नहीं। कोई व्यक्ति चित्रकार है, आप जानते होंगे कि सीसी के लेबल लगे रहते हैं ना, और कलर भी होते हैं। आपको कप सिर्फ दे दिया जाए, पेंट का दे दिया जाए, आप दोनों एक जैसा मान लेंगे। आप जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता है। हम आपकी सत्य बात का कोई समर्थन करता हुआ साक्ष्य नहीं है, लेकिन परिस्थितियां बता रही हैं, चूंकि आपने खुद कहा है कि हमने वो शीशी दी है और वो पी गए। इस बात का एविडेंस और क्या है? कोऑपरेट कर रहा है किसी और चीज़ों से। जैसे ही पति मर गए, आपने उनको ट्रंक में अपने मित्र की सहायता से डाला और कुएं में फेंक दिया। 2 महीने बाद उसकी हालत ये हो गई कि वो सड़ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी नहीं पता चला कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई थी या फिर जहर से हुई थी। जब ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो इसका मतलब प्रेमा फेसी क्या जाता है कि आप ही अपराधी हैं और बहुत साथी हैं। और ऐसी स्थिति में आपके इस जो आपके पक्ष का जो स्टेटमेंट है उसको भी कोऑपरेट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है, तो हम ऐसी स्थिति में हम आपको पनिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो लेकिन नहीं, आप पूरे स्टेटमेंट में से सिर्फ वो पक्ष नहीं ले सकते हैं जो उसको फंसाता हो। आपको दोनों पक्ष पे गौर करना होगा। और प्रिंसिपल क्या है कि अगर जरा सा भी डाउट है तो बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज्ड को जाता है। वैसे स्थिति में अगर आप उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव कर सकें तो उसके उस स्टेटमेंट के आधार पे और दूसरा कोई कोऑपरेटिव एविडेंस नहीं है, वैसे स्थिति में ये हकदार है बेनिफिट ऑफ डाउट का, और इस वजह से उसने उसको यानी प्रिंसिपल क्या निकल के आया? स्टेटमेंट जब भी आप स्टेटमेंट लीजिए कंप्लीट लेंगे। ये क्रम चलते रहा, यानी कि अब हम बंद गए कि हमें जब भी स्टेटमेंट लेना है फुल लेना है, कंप्लीट लेना है और उसके अकॉर्डिंगली हमें जजमेंट देनी है। एक और मामला आया निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। निशिकांत एक व्यक्ति है जो नदी के पास खून के कपड़े धो रहा है, खून से सने हुए कपड़े धो रहा है। ग्रामीणों को पता चला, गांव में जानते हैं कि कोई बात बहुत जल्दी फैल जाती है, तो उन्होंने इस व्यक्ति को पकड़ लिया क्योंकि वह व्यक्ति उस गांव के लिए अपरिचित था और खून से लदे मतलब रंगे हुए कपड़ों को धो रहा था। उसके पास से बरामद हुआ कुछ डॉक्यूमेंट, एक चाकू और खून से रंगा हुआ कपड़ा। उसने कहा कि मैं ट्रेन में अपने मित्र के साथ सफ़र कर रहा था, तो मेरे मित्र की किसी और से हाथापाई हो गई और उसने उसका मर्डर किया। बीच बचाव में मुझे उसका खून का छींटा मेरे ऊपर पड़ गया और बीच बचाव करने में मुझे भी थोड़े से कट्स वगैरह आ गए। एक स्टेटमेंट ये दिया उसने। चाकू पे जो खून के निशान थे उसके मित्र के खून से मिलते थे। दूसरा, उसने स्टेटमेंट दिया कि एक जानवर चुराने वाले से मेरी हाथापाई हो गई और उसने मुझे लूटा है जिसकी वजह से मेरे ऊपर खून के निशान है। ये 2 स्टेटमेंट उसने दिए। खून के हाँ, एक व्यक्ति का 2 स्टेटमेंट। अब ये दोनों स्टेटमेंट जब कोर्ट के सामने लाया गया तो इस क्या होना चाहिए था कि हमें फुल स्टेटमेंट लेना है। इसके मित्र की हत्या हुई है ट्रेन में, लाश तो बरामद किसी और स्टेशन पे होती क्योंकि ये तो उतर गया। चाकू पे जो खून के निशान है वो उसके मित्र के खून से मिलते हैं। आप बताइए कि कोई और व्यक्ति अगर उसके मित्र को मार रहा है चाकू से, तो चाकू उसके पास कैसे है? उसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, मैंने बीच बचाव की
तो उसका कौन? मारने वाला अपने तरफ से। तो मारने वाले के हाथ में रहेगा निश्चित रूप से। और अगर कोई और कातिल है तो इसके हाथ में चाकू क्यों देगा कि जाओ तुम नदी में धो? ये सब चीजें तो हो नहीं सकती थी। तो यहाँ जो एविडेंसेस आ रहे थे इसके विरुद्ध थे। इसके स्टेटमेंट के अलावा जो और एविडेंसेस आ रहे थे ये सब इसके अगेंस्ट में जा रहे थे। तो ऐसे स्थिति में इस फुल स्टेटमेंट की जगह अब हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि इसके इस स्टेटमेंट को लें जो इसको इंक्रिमिनेट करता है, क्योंकि इस इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट के सपोर्ट करने के लिए और भी कोरोबोरेटिव एविडेंसेस हैं। इस बारीकी को समझ रहे हैं? बलविंदर कौर में क्या हुआ था? उसके स्टेटमेंट के अलावा और कोई एविडेंसेस नहीं था। इस मामले में क्या हो रहा है? इसके अलावा भी स्टेटमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं जो उसके जो इनकम्प्लीटरी स्टेटमेंट है जो इंक्रिमिनेट कर रहे हैं उसको कोरोबोरेट कर रहे हैं। तो क्या करें? अब ये होल स्टेटमेंट लें या फिर जो चूंकि उसके पक्ष वाले जो भी स्टेटमेंट है उसको कोरोबोरेट करने के लिए कोई एविडेंस है ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में हम हटा देते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या था कि हम जब भी लेंगे होल स्टेटमेंट लेंगे। अब कौन सा नया प्रिंसिपल बन गया कि अगर ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं और उसको फंसाने वाले स्टेटमेंट को कोरोबोरेट करने के लिए और भी कोरोबोरेटिव एविडेंसेस हैं जिससे उस स्टेटमेंट को वजन मिलता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसके उस स्टेटमेंट को लेकर उसको कन्वर्ट करते हैं। समझ रहे हैं? यानी पलविंदर कौल का जो अब तक चला था जजमेंट में प्रेसिडिंग, वो जाके निष्कांत साहब वाले में सर प्रोसीजरल और हैंडमेड जस्टिस नहीं ये नहीं बात है। क्योंकि जिस वक्त आप किसी को भी पनिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि हुआ क्या है। आपको तो जो फैक्ट लाया जाता है आपके सामने, उस चीज को अगर आपने एस्टेब्लिश कर दिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि सिविल मामलों में प्रिप्रोमिनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी और क्रिमिनल मामलों में बिफोर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर ये आपने प्रूव कर दिया तो पनिशमेंट मिलेगी। यानी हर वक्त हम क्या करते हैं? फैक्ट को एस्टेब्लिश करते हैं। यहां तक क्लियर है? आइए, कन्फ्यूजन कितने प्रकार का होता है? दो तरह। एक तो होगा जुडिशियल कंफेशन। जुडिशियल कन्फ्यूजन, एक्स्ट्रा जुडिशियल। जब हम जुडिशियल कन्फ्यूजन की बात करेंगे ये किस तरह का कन्फ्यूजन होगा? विदिन द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के सामने न्यायिक कार्रवाई के दौरान जो कन्फ्यूजन किया गया है वो जुडिशियल कन्फ्यूजन। जब ऐसी स्थिति होती है तो हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा फिर? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 183, 369, 509 और साथ ही साथ इसका सेक्शन 79 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
क्या है 183? ये पुराना वाला 164 है। अच्छा 164 रिपोर्ट में होता है Yes. स्टेटस अब चूंकि नंबरिंग इधर उधर हो गई है, इसकी वजह से अब इसकी नंबरिंग 183 है। आप जानते हैं जिस वक्त 164 होता है उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कॉन्फिशन है और दूसरा एडमिशन है। वह जिनके पास भी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो या नहीं तो मोबाइल पे आप निकाल लीजिए और सेक्शन 183 देखिए क्या कहता है। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। दो चीज़ें हैं ना, कॉन्फेशंस भी हैं, स्टेटमेंट्स भी हैं। तो जब कॉन्फेशन हट गया तो स्टेटमेंट में कौन बचा? जिस वक्त कॉन्फेशन किया जाता है, मजिस्ट्रेट के ऊपर एक ड्यूटी है कि कॉन्फेस करने वाले को यह चेतावनी देगा कि तुम कॉन्फेस करने के लिए बाध्य नहीं हो। पहले। दूसरी, अगर तुम कॉन्फेस करते हो ये तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा। ये चेतावनी देना मैंडेटरी है या नहीं है? मैंडेटरी है। और कॉन्फेशन की किस तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी या स्टेटमेंट, उसके लिए प्रोविजन है 316। अगर मान लीजिए उसने चेतावनी नहीं दी और कॉन्फेस रिकॉर्ड कर लिया और मामले से ऐसा पता चलता है कि उसके डिफेंस या उसके मेरिट पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो क्या उस कॉन्फेशन को हम एडमिसेबल मानेंगे? देखिए, एक तो हमारे यहाँ प्रिजम्पशन है, अभी तो आपके पास है 79 निकालिए। और उसका थर्ड वाला देखिए क्या लिखा है सेक्शन 79 में 103। आर ड्यूली टेकन। ये प्रेजम्पशन है कि अगर इस तरह का कोई चीज हुआ है तो वो ड्यूली टेकन। ड्यूली टेकन मतलब जितने प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया, ये प्रक्रिया है, ये प्रेजम्पशन है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं तो उसने नहीं किया और हम कह रहे हैं कि उस मामले के मेरिट पे या उसके डिफेंस पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसके इस लेखना की वजह से, तो क्या हम इसके एडमिशन को ले लें, सॉरी कॉन्फेशन को ले लें? देखिए I-109 भी देख लीजिए, लगे हाँ। वो उसको ले सकता है, अगर वो लिखना है भी तो भी वो ले सकता है। शर्त क्या है? उसके डिफेंस पे या उस केस की मेरिट पे कोई एडवर्स इफेक्ट इसकी वजह से नहीं होना चाहिए। अब इसको ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति है पुलिस परीक्षा से होकर आया है और उसको पता है कि आज वो अगर कॉन्फेस नहीं करेगा तो वापस पुलिस कस्टडी में ले जाकर उसकी जम की पिटाई होनी, तो वो करेगा। और मजिस्ट्रेट साहब उसको कह रहे हैं कि तुम कॉन्फेस करने के लिए बाध्य नहीं हो, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर तुमने कॉन्फेस किया तो तुम्हारे अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर वो कहता है कि हम कॉन्फेस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो जैसा आपके सामने है ना, तो मजिस्ट्रेट साहब को क्या करना चाहिए? जुडिशियल कस्टडी में पुलिस कस्टडी में। यस, ऐसी स्थिति में उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि वो कहता है कि नहीं करना है। तो दूसरी चीज़, अगर सामने हमें ये भी देखना होता है को जो कॉन्फेस आ रहा है वो वॉलंटरली है या नहीं है। तो ये देखने के लिए भी हम ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए वो किसी चीज़ से प्रभावित है तो उसका प्रभाव कब समाप्त होगा? वापस अगर हम उसको पुलिस कस्टडी में भेजेंगे तो जो भी इंड्यूसमेंट है, क्वेश्चन है, प्रॉमिस है, वो उस पर अभी अगर प्रभाव में है तो क्या करें? इसको वापस पुलिस कस्टडी भेजें या जुडिशियल कस्टडी भेजें? ये दोनों कस्टडी का फ़र्क समझते हैं? क्या है जुडिशियल कस्टडी?
पुलिस कस्टडी में रिमांड पे लाता है सर। नहीं, कहाँ रखते हैं कैदी को? तो सर पुलिस स्टेशन में रखते दोनों स्थिति में जेल में रहता है, लेकिन वो एक हाजत होती है, एक जेल होती है, समझते हैं आप? हैं। यस सर। नहीं समझता, बताइए। थाना गए हैं कभी? सॉरी, मतलब ऐसे आप लोग तो जेल भी घूम लिए हैं, हाँ गए, ब्रेड खाए हैं। मतलब वो तो आपको गेस्ट के तौर पे खिलाया गया होगा। आप जानते हैं कि जेल में जब आप जाते हैं तो जुडिशियल कस्टडी। तो वो हाँ, बाकी भी हम लोग उस वक्त देखेंगे कि एक्चुअली क्या है। अभी के लिए समझ लीजिए, जो थाने में हाजत रहती है, जहाँ थाने में जैसे पकड़ के जिन लोगों को बंद किया जाता है, वो पुलिस कस्टडी है, क्योंकि उसमें पुलिस का डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता। इन्वॉल्वमेंट है, और वहाँ क्यों रखा जाता है? सवाल जवाब वो तो एक ही दिन में हो गया ना। तोड़ने के लिए। देखिए इनको थर्ड डिग्री बोल रहे हैं। It's true, sir. थर्ड डिग्री का मतलब समझते हैं? हाँ सर एकदम। हाँ, क्या होता है बताइए? हाँ, अली को ये- एक क्लिक किया था सर। Inhuman, sir. फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, हाँ तब फिर थर्ड डिग्री आएगी। जी सर। फर्स्ट डिग्री क्या है? फर्स्ट डिग्री में खाली पूछताछ किया। अली को पता होगा, उसको तीनों से एक्सपीरियंस है। नहीं, ये पर्टिकुलरली हम नहीं जानते हैं किनको क्या एक्सपीरियंस है। आपको जानना चाहिए Defamation. कि थर्ड डिग्री क्या है। सर थर्ड डिग्री में Inhuman भी। कभी किसी पुलिस अधिकारी को एक्ट करते हुए सुने कि हमने थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया है? सर बता रहे थे पुलिस ऑफिसर कि उसको मस्त लेके आते हैं, खाना पीना अच्छे से खूब मसालेदार खिला देंगे, उसको पानी ही नहीं देते हैं। अच्छा, ये भी थर्ड डिग्री है। मतलब देखिए, फर्स्ट डिग्री में वो है जब अभियुक्त को अरेस्ट किया जाता है, उसमें फर्स्ट डिग्री। सेकेंड डिग्री वो है जब उसको उस कमरे में लाया जाता है जहाँ उसे अब पूछताछ की जाएगी। और थर्ड डिग्री वो है पूछताछ की कि पूछताछ से अब नहीं मान रहे हैं आप, तो खाना खिलाया जाता तो हम आपको खाना खिलाएंगे, ब्रेड वेड भी देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये थर्ड डिग्री पुलिस का स्टेटमेंट है। पुलिस बताती है कि थर्ड डिग्री मेरे हिसाब से क्या है। ऐसे जो थर्ड डिग्री का मतलब है कि इतनी शारीरिक यंत्रणा दीजिए उसको कि वो मजबूर होके कॉन्फेस कर ले। है। कोई दाल वाल नहीं। तो उनके पास बहुत सारे तरीके हैं। यस सर। अब मान लीजिए आपको बर्फ की सिली पे लिटाया है, कौन सा दाग आएगा? और फिर जैसे कि कोट अभिषेक भी पूरा लेकिन एक्सपीरियंस लिया, उसको भी किया है। नहीं, हम ये नहीं करें। आप इस चीज़ को समझिए कि क्या हो रहा है एक्चुअली और किस वजह से ये किया गया है। ये क्या आप जेल में कर सकते हैं? यानी जुडिशियल कस्टडी में आप नहीं कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति जो अभी कह रहा है कि हमें कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए, उसको आप कहाँ भेज दें? जुडिशियल कस्टडी में। ये लिखा हुआ भी आप देख लीजिए, जब वहाँ 183 का थर्ड पारा देखिए, उसमें क्या लिखा है। उसमें भेजिएगा, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजिएगा। अब इस जुडिशियल कॉन्फेशन का एविडेंसरी वैल्यू क्या है, ये भी तो देखना होगा ना कि किसी ने कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने कॉन्फेस किया, Substantial piece of evidence. तो उसके इस स्टेटमेंट को हम लेके उसको कन्विक्ट कर दें। Yes. देखिए नीचे एक चीज़ और भी लिखा हुआ है, इसने कॉन्फेस किया और बाद में कह रहा है हमसे जबरदस्त। हमसे जबरदस्ती करवाएगा। तो क्या ये कॉन्फेशन उसका वॉलंटरली है, स्वेच्छा से किया हुआ है? यानी हम कॉन्फेशन में क्या तलाश रहे हैं? वॉलंटरली होना जरूरी है। ओके। वो कॉन्फेशन किसी भी तरीके का हो, चाहे वो जुडिशियल हो या एक्स्ट्रा जुडिशियल हो, उसका वॉलंटरली होना जरूरी है। और दूसरा, उसका सच होना जरूरी है। सच होने का मतलब हम अपने बेटे को बचाने के लिए खुद कन्फेस कर रहे हैं, ये सच बात है। तो ये बातें को साबित कैसे करेंगे हम?
कि वो कॉन्फेशन उसने जो किया वो सत्य था और वॉलंटरली। तो यही तो पूछ रहे हैं कि इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है। सिर्फ जुडिशियल कॉन्फेशन के आधार पे हम किसी भी एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दें। और दूसरी चीज, पहले उसने वापस ले लिया कॉन्फेशन। रिट्रैक्टेड कॉन्फेशन का मतलब उसने कॉन्फेशन वापस ले लिया, कहे कि नहीं हमसे जबरदस्ती लिखवाया। जैसे ही उसने कहा जबरदस्ती, इसका मतलब वॉलंटरली वाली फैक्ट सामने आ गई। अभी नॉन वॉलंटरली, उसने आपने स्वेच्छा से तो किया नहीं। तो ये व्यक्ति जो खुद ही एक टाइम में कह रहा है कि मैंने अपराध किया, अब ये कह रहा है कि हमसे जबरदस्ती ये स्टेटमेंट दिलवाया गया। आपको तो जस्टिस करना है ना, तो आप क्या करेंगे? इस रिट्रैक्टेड कॉन्फेशन का क्या मतलब होगा? इसका एविडेंशियल वैल्यू क्या होगा? और दूसरी चीज, एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन क्या है? मजिस्ट्रेट के सामने ना किया गया, पुलिस के सामने किया गया? उसका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, हम ये नहीं करें। जो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं किया गया उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन कहेंगे। यस, बियॉन्ड द टेरिटरी। कोर्ट के सामने बियॉन्ड द टेरिटरी। नहीं टेरिटरी नहीं। अभी नहीं, तो आराम से beyond आराम the- से आराम से वक्त शब्द पे जाइए। जुडिशियल से हट गया ये मामला, और जुडिशियल के अंतर्गत हमने किसको रखा था? मजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट या कोर्ट, जिसके समक्ष वो किया जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं ये किस दरमियान किया जाता है? 183 का बयान कब किया जाता है? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग ट्रायल। हमने क्या बोला था आपको कि 3 स्टेजेस होते हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। जिस वक्त आपका ट्रायल चल रहा है, मजिस्ट्रेट साहब नहीं पूछते हैं क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? 313 ये 313 में तो स्पष्टीकरण पूछा जाता है। वो पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी। और 313 वगैरह भूल जाइए सर। अब भूल जाइए। मतलब उसकी जगह नया चीज डाल लीजिए। क्या सर? ट्रायल, यस। चार्ज फ्रेम किस में पूछा जाता है? चार्ज फ्रेम करके तो समन किया जाता है। बिफोर चार्ज हाँ, आप ये आरोप है, स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं? तो वो क्या है? आपका 183 का बयान है क्या? नहीं अगर वो कह देता है कि हम स्वीकार करते हैं, कॉन्फेस किया कि नहीं उसने? वो किस तरह का कॉन्फेशन है? एक्स्ट्रा जुडिशियल तो देखिए नहीं सर, देखिए एक चीज- कन्फेशन ही नहीं है। वो कॉन्फेशन नहीं है। अभी कॉन्फेशन का डेफिनेशन क्या निकल के आया था पकलन नारायण में? अपराध की स्वीकृति करता है या फिर या उस और तथ्य तथ्य की स्वीकार स्वीकृति। से अपराध घटित होता है। मजिस्ट्रेट साहब से पूछा है कि आप इतना फलना फलना चार्जेज है, आप इस पे स्वीकार करते हैं या नहीं? बोला हाँ, हो गया। एक चीज और बताते हैं, उनको पहले बता चुके हैं, आप लोग को बता देते हैं। और क्वेश्चन का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता है। ये हैबिट डेवलप कीजिए। पहले सुनिए, आंसर खुद अपने अंदर रखिए और समय पे दीजिए। क्योंकि होगा क्या कि ये हैबिट अगर नहीं आएगी ना, तो इंटरव्यू में आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और ये आप उन 3 में से किस में जाएंगे हम नहीं बता पाएंगे। 1:3 का रेशियो है ना, तो फिर किधर जाएंगे वो, फिर कोई गलती नहीं करना है ना कहीं। आइए, यहाँ तक क्लियर है। हम पूछ रहे हैं कि इसका एविडेंशियल वैल्यू क्या है। पहली चीज तो है, देख लीजिए, ये जब कहता है कि इसको ड्यूली किया गया, ठीक है, मजिस्ट्रेट ने वार्निंग दी, ये भी था, ये भी टेस्ट करने के लिए कि वो वॉलंटरली है या नहीं। चलिए उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज के बोला कि 2 दिन बाद फिर इसको लेके, और उसके बाद वो कॉन्फेस कर रहा है। तो अब जो जनरल प्रिजम्पशन बन रहा है वो क्या है कि ये वॉलंटरली है या नहीं है?
वॉलंटरली हमें क्या चीज़ चाहिए? कन्फेशन में सिर्फ दो चीज़, एक तो वॉलंटरली हो और दूसरा सत्य हो। दूसरा सत्य हो। ये सभी कॉन्फेशन पे लागू होगा, चाहे जुडिशियल हो या एक्स्ट्रा जुडिशियल, ये सब पे लागू होगा। जब ऐसी स्थिति बन गई तो मान लिए ना कि ये कॉन्फेशन में वजन है, तो क्या किसी और भी एविडेंसेस से इसको कोरोबरेट कराएं या फिर इसको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मान के इसको कन्वर्ट करते हैं? बताइए। दूसरा, अभी वापस आ रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो किसी भी व्यक्ति से की जाए, जो जुडिशियल न्यायिक कार्रवाई में ना हो। आप किसी मित्र से कह रहे हो, आप दारू के नशे में बोल रहे हो, आप को बड़बड़ाने की आदत है, आप बड़बड़ा रहे हो, नींद में बड़बड़ाने की नहीं, कुछ लोग नींद में बड़बड़ाते हैं, मटरिंग समझते हैं ना, बहू आता है, जिसको बोले बहू आता है, तो हाँ, उसको क्या कहते हैं? मटरिंग। MUTT। सेल्फ टॉकिंग। सेल्फ टॉकिंग तो सर वो पागल लोग कहते हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। जैसे आपको आज बहुत मजा आया किसी को मार के और बोलते हैं आज तो हमने ले लिया बदला, वाइफ को जाके कह रहे हैं कि आज तो हमने उसको हिसाब किताब बराबर कर दिया, और आपको आपकी कान में बात आ गई। अच्छा, आपने तो सुन लिया, वो आपको एड्रेस करके कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा था, आपने सुन लिया। या फिर आप ऐसी स्थिति में हैं, कह रहे हैं कि हमको बताओ, नहीं किसी से कहेंगे, और उसने बता दिया। बहुत गलत बात है। और फिर आप उसको बता दिए, ये कहते हुए दूसरे को कि देखो किसी को बताना मत, और वो तीसरा भी कर रहा है कि देखो हम बता रहे नहीं, किसी को बताना मत, और ये नहीं बताने के सिलसिले में वो पुलिस तक पहुंच गया मामला। तो क्या कर रहे हैं आप? अगर ये सब चीजें हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, तो ये वॉलंटरली है या सत्य है, ये कैसे हम पता लगाएं? क्योंकि ये तो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं की गई, ये तो चेतावनी के बिना भी नहीं की गई, ये तो इसके मतलब रिलैक्स होने के मूड पे भी नहीं की गई है, ये तो सब के सब क्या हो रहा है? बिना दबाव के। और दबाव के भी अगर हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? वो तो थर्ड पर्सन से भी दबाव के अनुसार किया जा सकता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 22 में। तो वैसे स्थिति में इसका क्या मूल्य है? इसको भी क्या बिना कोरोबरेटिव एविडेंस से हम इसको कन्विक्ट कर दें? किसको? जुडिशियल को? एक्स्ट्रा जुडिशियल। अच्छा, नहीं तब तो नहीं, कॉमन सेंस क्या कहता है? बिल्कुल नहीं, इसको कोरोबरेशन चाहिए, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट के सामने न्यायिक प्रक्रिया के दरमियान नहीं किया गया है, इसलिए वॉलंटरली है कि नहीं, इसकी ट्रुथनेस कितनी है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी को फंसाने के लिए कह सकता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति ने ऐसा हमसे कहा, इसका कोरोबरेशन चाहिए, इसके बगैर ये नहीं होगा। समझ रहे हैं? सरबंस सिंह वर्सेस पंजाब राज, इसमें यही बात आके निकल के आई थी कि अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है तो वैसे स्थिति में उसको कोरोबरेट करना जरूरी है। सरबंस सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और दूसरा एक और जजमेंट है जगता वर्सेस स्टेट जगता, जिसमें ये कहा गया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एक बहुत कमजोर प्रकार का एविडेंस है। जगता वर्सेस स्टेट ऑफ जस्ट स्टेट। और एक और जजमेंट है प्यारे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें यह कहा गया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को हर मामले में कोरोबरेशन की जरूरत नहीं है। उसने कहा हर मामले, कुछ मामले ऐसे हैं कि अगर अपने आप में साबित हैं तो उसको कोरोबरेट करने की जरूरत है। समझ रहे हैं? इसमें हम उस एक्यूज्ड को सिर्फ इसके आधार पे भी सजा दे सकते हैं, लेकिन इसमें बिना
एडिशनल कोरोबोरेटिव एविडेंस के ये स्टेप हम ले लेंगे। और व्हाट अबाउट दिस रिट्रैक्टेड कन्फेशन है तो हाँ रिट्रैक्ट मतलब पीछे हटना, मुकर जाना। हमने ये मुकरना दोनों स्थिति में हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। आपने साइन करवा लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद हम कह रहे हैं कि नहीं पुलिस के दबाव हमने किया, हम नहीं करना चाह रहे हैं, तो क्या चीज निकल के सामने आ गई? वॉलंटरली नहीं। और कॉन्फेस के लिए क्या चाहिए? ये दोनों चीज देखनी। अब ये आ गई सामने तो क्या करें? रिट्रैक्टेड कॉन्फेशन ये तो खेल बन जाएगा ना कि आप एक बार कीजिएगा और दूसरी बार मुकर जाइएगा, तो क्या करें इसका? दोनों स्थिति में ये तो मुकर ही सकते हैं ना, इसके लिए तो कोई एविडेंस है नहीं। हमने दोस्त ने कहा, दोस्त दगाबाज निकल गया, हम क्या करें? हमसे बोला कि हम किसी से नहीं कहेंगे, बता दो, तो हमको भी बड़ा मजा है, हम नमक मिर्च लगा लगा के उसको बता रहे थे। हम भले को फेट न मारे, लेकिन हम बोले कि एकदम मारे ऐसा ना कि उसको समझ में आ गया होगा। अब हीरो बनना था ना, तो अब ये स्टेटमेंट जो आया, ये आपने कह दिया, तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन, इन दोनों ही कंडीशन में रिट्रैक्टेड कन्फेशन का वेटेज क्या होगा? देखिए, रिट्रैक्टेड कन्फेशन सिर्फ मुकर जाने की वजह से अपना महत्व नहीं खो देता है, और खासकर जब मामला ये होता है जुडिशियल कन्फेशन होता है, क्योंकि अगर ये पता चल रहा है कि उस व्यक्ति का जिसने कन्फेस किया है वो वॉलंटरली है और सत्य बोल रहा है, तो मुकर जाने के बाद भी हम उसको कॉन्विक्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? और ये पता कैसे चला ये वॉलंटरली था या वो सत्य बोल रहा था? क्योंकि देखिए, कॉन्फेशन ही अपने आप में नहीं है ना, और भी कुछ एविडेंसेस आएंगे जिससे पता चलेगा। उन सब चीज़ों के आधार पे तो होता क्या है कि हम कॉन्फेशन से जजमेंट तक नहीं पहुंचेंगे। जजमेंट जब आने लगेगा तो कॉन्फेशन को एक पार्ट मान के उसको हम कोलैबोरेट करेंगे, बस इस तरह। कभी भी मुकर सकता है सर। एक जुडिशियल कन्फेशन कब होगा जब अनुसंधान चल रहा है उस समय, तो पुलिस के समक्ष भी कहा और जाके न्यायालय में कहा, पुलिस के समक्ष ये भी हम बताया नहीं उसको। मान लीजिए पुलिस के समक्ष भी कहा, तो सोचा पुलिस की इसको हम पुलिस के समक्ष अगर कह दिया तो कभी भी कहा नहीं है, हम बताएंगे किस कंडीशन में कहा है। वहाँ नहीं पहुँच रहे थे, हम कह रहे हैं कि पुलिस के समक्ष भी वहाँ नहीं पहुँच गया, पुलिस ले गया वहाँ पर न्यायालय में, वहाँ जुडिशियल कन्फेशन कर लिया, फिर मुकरेगा कब? उसके तुरंत बाद अच्छा, जैसे विचारण हुआ, हाँ, जैसे वो तो आपका एक 183 का बयान है, जी जी, ट्रायल में मामला आएगा, क्योंकि ये तो एविडेंस के दौरान, सॉरी क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये हुआ है मामला ट्रायल में आएगा, ट्रायल में वो चीज़ पेश की जाएगी। पहले तो चार्ज फ्रेम होगा सर। हाँ ठीक है, उसके बावजूद जब ट्रायल होगा तो ये डॉक्यूमेंट एविडेंस के तौर पे पेश करेंगे ना आप, हाँ, तो वैसे स्थिति में कहेगा कि हमने नहीं किया, हम उस दबाव में किया। अब उसकी बात कर, तो ये मुकर गया, तो जब ये मुकर गया वैसे स्थिति में, हाँ सर, पुलिस का समक्ष कोई बयान देता है उस आधार पे सर? नहीं उसको अभी हम लोग आएंगे, उसको आगे पढ़ना है, वो तो पूरा चैप्टर ही है। सर जज या चार्ज फ्रेम के समय जो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ हमने ये काम किया है, हाँ। तो उसका उसमें भी हम आपको बताएंगे, जिस पर ट्रायल बताएंगे ना, उसमें भी जज कॉम्पेल्ड नहीं है कि उसके उस पे आधार पे वो करे, वो आगे भी ट्रायल स्टार्ट कर सकता है। कर भी सकता है, क्योंकि क्या देखेगा जज? देखिए, हर स्थिति में कॉन्फेस में उसको क्या देखना है? सिर्फ दो चीज, वॉलंटरली और और सत्य। सत्य है कि नहीं। अगर सिर्फ एकमात्र कॉन्फेशन के आधार पे कॉन्विक्ट हमको नहीं करना है, और भी जितने भी एविडेंस है, जो भी मटेरियल्स है मेरे पास, ऐसे सर सुनने में आया था कि 4-5 आदमी मिलकर के कोई हत्या किया, उसमें एक व्यक्ति जाके कन्फेस कर लिया कि हमने हत्या किया, और साक्षी भी तो उसका था ही, उसमें वैसा स्थिति में क्या हुआ? हम बताएंगे सर, वो सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी आप एक एक स्टेप करके चलिए, क्योंकि अभी जो अभी आपको हमने बताया था क्या चीज़, एडमिशन के कंसर्निंग,
कि अगर को प्लेंटिफ है उसमें से कोई एक एडमिट कर लेता है तो क्या वो सब पे लागू होगा? अभी जिस वक्त हम लोग सेक्शन 24 पढ़ेंगे जहाँ कोई एक्यूज्ड की बात आएगी वहाँ हम उसकी चर्चा करेंगे कि कब किस कंडीशन में कितना इफेक्ट रखता है। सर तो इसका क्या एविडेंशियल वैल्यू होगा किसका? रिट्रैक्टेड कन्फेशन का? अगर हाँ, रिट्रैक्टेड कन्फेशन में जब भी होगा, देखिए हम ये करें कि सिर्फ इस आधार पे कि वो रिट्रैक्ट कर गया, मुकर गया, इसका कोई ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंस बिल्कुल ही नील हो जाता है, ये नहीं है। अन्य साक्ष्य को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि अगर अन्य साक्ष्य सपोर्ट कर रहे हैं तो वैसे स्थिति में और हमें अगर ये पता चल गया कि वॉलंटरली था उस वक्त और उसमें सत्यता थी तो इसको भी हम आधार बनाएंगे। कैसे पता चलेगा? हम बताएंगे कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने एक कहा ना, ये तो अभी हम कॉन्फेशन देख रहे हैं। कॉन्फेशन तो एक फैक्ट है ना, और भी तो एविडेंसेस होंगे। कॉन्फेशन कौन किया? एक्यूज्ड किया। एक्यूज्ड के अगेंस्ट में और भी तो फैक्ट्स आएंगे। क्या हुआ था परविंदर कौर में? उसके स्टेटमेंट के और कोई एविडेंस था ही नहीं। क्या हुआ था निशिकांत झा में? और भी एविडेंसेस थे, गवाह थे जो पकड़ रहे थे, जो वो धो रहा था, चाकू था, वो सब भी एविडेंसेस थे। वो सब एविडेंस भी तो कोरबरेट कर रहे थे। हमने क्या कहा कि अगर चाकू उसके किसी मित्र ने मतलब किसी और ने मारा तो चाकू उसके पास कैसे आया? इसका स्पष्टीकरण वो क्या देगा? ठीक है, जुडिशियल कन्फेशन सब्सटैंटिव है। नहीं, सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस कोई नहीं है, एक साक्ष्य। लिया जा सकता है। सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस वो पीस ऑफ एविडेंस होता है जिसके एकमात्र उस आधार पे हम किसी को कन्विक्ट करते हैं। वो पीस ऑफ एविडेंसेस है, नॉट सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। कोलैबोरेशन उसको भी चाहिए। जी, कोलैबोरेशन उसको भी चाहिए। कोरोवेशन परिस्थितियां देख के अगर रिटेक्ट कर गया है तो कोरोवेशन चाहिए, और अगर रिटेक्ट नहीं किया है तो चूंकि देख लीजिए कहाँ हो रहा है और क्या प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन 79 क्या कर रहा है कि ड्यूली डन है, यानी जो भी प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से पालन किया गया है। 509 कह रहा है कि अगर किसी इस तरह का है कि जिसमें मेरिट पे एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके डिफेंस पे एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है तो हम ले लें। और 183 में तो देखिए रहे मजिस्ट्रेट पहले चेतावनी दे रहा है कि आप करने के लिए बाध्य नहीं, उसके बावजूद आप कर रहे हैं। हमने क्या कहा, कोई भी व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध स्टेटमेंट अगर देता है तो उस चीज़ को भली बातें जानता है तो उसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, रिटेक्टेड कन्फेशन किस कंसर्न समझ गया कि इसका एविडेंस वैल्यू क्या होगा? जीरो नहीं होगा। उनका एक सवाल था, उसको अभी थोड़ा देर के लिए डिस्कस करते रहे। अगर वो एक्यूज्ड है, अगर वो रिटेक्ट कर गया तब फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। दो बातें हैं उसको हम डिस्कस करने ही वाले हैं। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि वो एक्यूज्ड है, वो रिटेक्ट कर गया। को एक्यूज्ड मतलब समझ रहे हैं? तो तीन शब्द आएंगे अभी आपके सामने, को एक्यूज्ड, एक्कॉम्प्लिस और अप्रूवर। थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, वहाँ आप याद दिला दीजिएगा तो उसकी एविडेंस वैल्यू क्या है। अभी इतना समझ लीजिए कि इसकी एविडेंस वैल्यू के कंसर्निंग अगर कोई एक्यूज्ड है एविडेंस वैल्यू, एक होता है मटेरियल पर्टिकुलर्स में किसी चीज़ को प्रूव करना, तात्विक विशिष्टियों में किसी चीज़ को साबित करना। इसका मतलब है कि काफ़ी ठोस सबूत चाहिए। अब ये नहीं कि थोड़े बहुत भी हल्के हैं उसके आधार पे हम किसी को कर देंगे। जब ऐसा होता है रिटेक्टेड कन्फेशन तो कोई एक्यूज्ड के कंसर्निंग मटेरियल पर्टिकुलर्स चाहिए। ये बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये डिसाइड हुआ था। बूटा सिंह, बूटा सिंह बोले क्या हुआ था सर इसमें, क्या बोला था? इसमें कहा था कि पर्टिकुलर मटेरियल पर्टिकुलर्स में इसकी संपुष्टि होनी चाहिए, यानी कोलैबोरेट होगा तो उसके लिए जो एविडेंसेस आएंगे वो काफ़ी ठोस किस्म के एविडेंसेस होने चाहिए। अगर कॉन्फेस करने वाला व्यक्ति
अब ये देखना है कि किस स्टेज में मरा है। कॉन्फेस कर रहा है किसके अगेंस्ट में? अगर अपने बारे में किया है, मर गया तो बात ही खत्म हो गई, उसका क्या लेना देना, अब किसको पनिश करेंगे। लेकिन कोई एक्यूज्ड है, जैसे आप कहेंगे 5 व्यक्ति थे, उसमें एक का और एक मर गया, अब क्या करेंगे? अगर उसका कॉन्फेशनल स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड आ गया है, मतलब ट्रायल चल रहा था, ट्रायल तक वो जीवित था, जजमेंट आने के पहले मर गया, एक कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अभी 183 का बयान दिया, उसके नेक्स्ट डे मर गए, ये भी हो सकता है। मृत्यु पे किसका है? ट्रांसफार्मर ब्लास्ट करता है, मर जाते हैं, कोई जानता है अब क्या होगा? वहाँ हो सकता है बेचारा दिन कैदी को ले जाया जा रहा हो, उसे ब्लास्ट किया जाए, मर जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो मर गया तो क्या होगा? देखिए, दो कंडीशन है। अगर 183 के तहत बयान हो रहा है, ये हो रहा है इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में, और उसके बाद वो व्यक्ति मर गया, ट्रायल तक पहुंचा ही नहीं, तो वो कन्फेशन हम रिकॉर्ड करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज कि उसने बयान दिया, उस वक्त ट्रायल को भी फेस किया, जजमेंट के पहले मर गया, देन वो रेलिवेंट एंड एडमिसिबल। समझ रहे हैं? और कोई केस का कन्फेशन है, हाँ बताएंगे सर। वो मर गया, तो फिर अगर दूसरे के लिए क्रॉस का मौका नहीं मिला तो उसका तो कोई नहीं, हम बताएंगे सर, थोड़ा सा सब रखिए ना, हम लोग पढ़ना ही है सर, आपके सारे सवाल के जवाब वहाँ मिल जाएंगे सर। आइए, हम लोग का जो सेक्शन है 22, ये सर कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। क्या है? No confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offence. 22 ये है। So, it is a confession. क्या है 22? So confession caused by inducement, threat, coercion, promise when इसलिए बोल रहे हैं, in लड़ रही है। criminal proceeding. हमने क्या कहा कि जब ये सेक्शन बना तो इसने अपने साथ किसको ले लिया? पुराने वाले को, पुराने वाले को 24, 28, 29 28 एंड 29, इसको सब में शामिल कर लिया और पहला वाला इसने डाल दिया। ये जो पुराना वाला 24 था, उसमें एक शब्द नहीं था और वो था coercion। नए वाले में इसने coercion शब्द जोड़ दिया। पहले से 3 ही चीज थी, इंड्यूसमेंट था, थ्रेट था, प्रॉमिस था। अब इसने इंड्यूसमेंट, थ्रेट, coercion एंड प्रॉमिस, ये 4 शब्दों को डाल रखा है इसने। किसकी बात कर रहा है सेक्शन 22? देखिए, a confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat,
coercion or promise having reference to the charge against the accused person. Proceeding from a person in authority and sufficient, in the opinion of the court, to give the accused person ground which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of the temporal nature in reference to the proceedings against him. पहला बोल रहा है कि अगर ये चार चीजें हैं, कौन कौन? इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्सन, प्रॉमिस। अगर ये हैं और उसमें कन्फ्यूजन किया जा रहा है तो वो इररिलेवेंट है। फॉर्मूला वही है। आप बताइए ना, अगर किसी को इस तरीके से किया जाएगा तो वो वॉलंटरली है क्या? नो सर, हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए? वॉलंटरी एंड सत्य। सत्य, ये दो चीज चाहिए। क्या ये हो जाएगा उसमें? दूसरी चीज, किसके सामने किया जा रहा है? पर्सन इन ऑथोरिटी, प्राधिकारवान व्यक्ति, जिस पर्सन के पास ऑथोरिटी हो उससे किया जा रहा है। और ये जो चीज है आपको इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, कोर्सन, ये किस नेचर का है? टेम्पोरल नेचर का। टेम्पोरल बता रहे हैं। कहाँ लागू होगा ये सेक्शन? सिविल मामले में, क्रिमिनल मामले में? साफ ही लिख दिया है, इन ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग, यानी सेक्शन 22 जब भी लागू होगा क्रिमिनल मामले में। दो चीजें हैं, या तो वो कर रहा है या कोर्ट को अपीयर हो रहा हो उसके कंडक्ट से कि ये किस तरीके का है, या तो इन्फ्लुएंस्ड है ये इंड्यूसमेंट से या थ्रेट से या कोर्सन से या कोई प्रॉमिस की गई है। एक कैदी को ले जाया जा रहा है और उसको बोलते हैं कि तुम कॉन्फेस कर लो, कॉन्फेस कर लोगे तो तुमको तुम्हारी वाइफ से मिलने देंगे। ये रिलेवेंट है, इररिलेवेंट? क्यों? पुलिस कस्टडी में, कस्टडी में पुलिस कस्टडी में है ना, इररिलेवेंट है। तो इररिलेवेंट है, इस वजह से आप कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इसको इंड्यूस कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। किस नेचर का है ये? अगर एक कंपनी है, पहले तो आप ये समझिए कि प्राधिकारवान व्यक्ति कौन है, पर्सन इन ऑथोरिटी कौन है, क्योंकि उसके सामने करना है नहीं। ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, कोर्सन किसके माध्यम से आया है? पर्सन इन ऑथोरिटी। तो कौन है पर्सन इन ऑथोरिटी? आपको क्या लगता है पर्सन इन अथॉरिटी की अगर इसको डिफाइन करें तो कौन होगा पर्सन इन अथॉरिटी? दोज हो जो ऑथराइज्ड सर। कौन ऑथराइज्ड है? मजिस्ट्रेट साहब क्या बोलेंगे कि तुम कॉन्फेस कर लो तो हम तुमको छोड़ देंगे। पर्सन ऑफ ऑथोरिटी, जीवन वर्सेस स्टेट, इसमें डिफाइन किया कि पर्सन इन अथॉरिटी कौन है। उसने ये कहा कि जिस व्यक्ति के पास ऑथोरिटी है, किस चीज के लिए? उसके चार्ज के कंसर्निंग इंटरफेयर करने की, वो पर्सन इन ऑथोरिटी है। बता रहे जिस व्यक्ति के पास उसके चार्ज के कंसर्निंग जो आरोप लगा है उसमें इंटरफेयर करने की ऑथोरिटी है, वो पर्सन इन ऑथोरिटी है।
या फिर जिस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या प्रोसिक्यूट करने, उसका एग्जामिन करने की ऑथोरिटी है, वो पर्सनल ऑथोरिटी। अब ऐसी स्थिति में एक बात बताइए, एक व्यक्ति है जो किसी की कंपनी में काम करता है, कोई कंपनी है वो काम करता है, और उस कंपनी का डायरेक्टर उस कंपनी में एक गबन हुआ है। गबन समझते हैं? और वो कंपनी का डायरेक्टर कहता है कि अगर तुम स्वीकार कर लो कि तुमने गबन किया है तो तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा। पैसों का है फिर अकाउंट में जरा करो, अगर ये स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा। एक कॉलेज का प्रिंसिपल आपसे कहता है कि तुम एडमिट कर लो कि तुमने चीटिंग की है तो मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा। ये लोग पर्सनल ऑथोरिटी हैं? नहीं। एक सरकारी वकील कहता है कि तुम एडमिट कर लेते हो तो मैं तुम्हारे पक्ष में वो दलीलें ना पेश करूंगा जिससे तुमको सजा हो जाए। ये पर्सनल ऑथोरिटी है? नो सर। ये सब के सब पर्सनल ऑथोरिटी है। हमने क्या कहा पर्सनल ऑथोरिटी का? चार्ज लोग कैसे यूज करेंगे सर? Charge to हम authority to interfere in charge. ऑथोरिटी टू इंटरफेयर टू चार्ज क्या कर रहा है वो व्यक्ति? अगर तुम स्वीकार कर लो कि तुमने गबन किया है तो हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे। जेल नहीं भेजेंगे मतलब अगर हम केस करेंगे तो तुम्हारे ऊपर चार्ज लगेगा, और हम क्या कर रहे हैं? तुम्हारे चार्ज में इंटरफेयर कर रहे हैं इनडायरेक्ट। अच्छा समझ रहे हैं? चलो। हाँ, तो ये सब के सब पर्सनल ऑथोरिटी है। ये क्या कर रहे हैं? ये चार चीजें कर रहे हैं। या तो उसको इंड्यूस कर रहे हैं, या प्रॉमिस कर रहे हैं, या कोर्स कर रहे हैं, या थ्रेट दे रहे हैं। हमने कहा कि कोर्सन पहले नहीं था, इसने नए तरीके से ऐड किया इसमें, इस वाले में। क्या मतलब है कोर्सन का? कहीं पढ़ा है आप लोगों ने कोर्सन? सेक्शन 15 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। क्या कहता है सेक्शन 15 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? कोर्सन को डिफाइन करता है। उस डिफिनेशन को यहाँ लेके चले आए। तो इतना तो समझ लें कि वो कहता क्या है कोर्सन के बारे में। क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कार्य किया जाए या प्रयत्न किया जाए जो किसके द्वारा फॉरबिडन हो। भारतीय न्याय आईपीसी के संहिता। द्वारा फॉरबिडन किया गया। तो अब क्या कहेंगे? भारतीय न्याय संहिता के द्वारा फॉरबिडन हो, और या फिर किसी संपत्ति का, चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी हो, उसके किसी संपत्ति को डिटेन कर ले अनऑथराइज्ड रूप से। किस काम करने के लिए? पर्पस क्या है? एंटर इनटू द एग्रीमेंट। ये तो उसकी परिभाषा है। अगर इसी को थोड़ा सा हटा देते हैं, इस पे लाते हैं क्रिमिनल मामलों में, तो ये क्या होगा कि कुछ हम आपको इस तरह की धमकी दे रहे हैं कि हम आपको किसी और भी क्रिमिनल मामले में प्रोसिक्यूट कर देंगे। ये क्या है? क्वेश्चन। कोर्सन थ्रेट भी तो हम ही दे रहे थे ना। प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर तुम एडमिट कर लेते हो तो हम तुमको सरकार से बात करके रियायत दिलवा देंगे। ये किस तरीके का प्रॉमिस है? हम एक प्रॉमिस करते हैं, नहीं अब इस पे आ जाइए। वो क्या कर रहा है कि अगर तुम एडमिट कॉन्फेस कर लेते हो कि तुमने गबन किया है तो हम तुमको जेल नहीं भेजेंगे। ये इसके बावजूद अगर वो कॉन्फेस करता है तो एडमिसिबल है? एडमिसिबल नहीं है। अगर वो ये कहता है कि तुम अगर कॉन्फेस कर लोगे तो तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा, और फिर वो कॉन्फेस करता है, ये एडमिसिबल है? बात समझ रहे हैं?
क्या फर्क आया दोनों में? जो आप पूछ रहे थे ना कि टेम्पोरल नेचर क्या है, नहीं दिमाग के साथ खेल नहीं कर रहा। टेम्पोरल मतलब जो सांसारिक फायदा आपको हो सकता है अगर हम उसके तहत कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, वो टेम्पोरल नेचर का है। अगर हम ये कहते हैं कि तुम अपनी पाप की स्वीकृति कर लो, तुम्हें जन्नत मिलेगी, नरक में नहीं जाओगे, तो ये सांसारिक चीज़ें नहीं हैं। ये कहाँ जाएगा आपको? स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, आध्यात्मिक चीज़ें हैं, तो वो इस चीज़ से कवर नहीं होगा। देखिए क्या लिखा है लास्ट में, evil of temporal nature, avoid any evil of temporal nature। सांसारिक चीजों का वो अवॉइड करते हैं। इस तरह की कुछ ये एडवांटेज, गेन एनी एडवांटेज किस चीज के कंसर्निंग? उसके चार्ज के कंसर्निंग। अगर ये कहते हैं कि तुम कॉन्फेस कर लो तो तुमको कल तुम्हारी बीवी से मिलने देंगे या तुमको कल मिठाई खिलाएंगे, ये किस तरह का कॉन्फेशन है? इससे मिठाई खाने से, मेरे बीवी से मिलने से मेरे चार्ज पे क्या असर पड़ रहा है? समझ रहे हैं? उसके कॉन्फेशन का डायरेक्ट संबंध उसके चार्ज से होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जितने भी चीजें हैं ना, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, थ्रेट और कोअर्सन, इन सब का संबंध उसके चार्ज से होना चाहिए, तब जाके इररिलेवेंट होगा। नहीं तो फिर ये रिलेवेंट हो जाएगा। यानी अगर वो ये कहता है कि तुम एडमिट कर लो कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और वो एडमिट कर लेता है, कॉन्फेस कर लेता है, देन वो रेलिवेंट है। सांसारिक चीज है ना, लंबा जी के क्या करोगे? तो सांसारिक चीज है। और फिर उसकी गारंटी क्या है? तो से अगर एडमिट करने से लंबा जीने का तो मतलब कहीं से कोई ताल्लुक नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी स्पिरिचुअल थॉट इस तरीके का नहीं है। ये पहले जमाने में लोगों के पास शक्ति होती थी कि वो वरदान दे देते थे कि जाओ तुम्हें इच्छा मृत्यु मिलेगी, जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी मृत्यु ना होगी। ये उस जमाने के लोगों के पास स्पिरिचुअल पावर होता था। अभी तुम लंबा जियोगे तो भाई साहब इसकी गारंटी क्या है? हाँ? और चार्ज से रिलेटेड नहीं, चार्ज से रिलेटेड नहीं बात कर रहे हैं। ये होना चाहिए कि अगर जिस तरीके का भी हो, ये टेम्पोरल नेचर का है। अगर जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आप एडमिट कर लो, हम तुम्हारी पत्नी से मिलने देंगे, एडमिट कर लिए तो मेरे चार्ज से उसका क्या इफेक्ट पड़ा? और दूसरी चीज टेम्पोरल है कि नहीं, ये भी देखना है। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि तुम ये स्वीकार कर लो 5 करोड़ का गबन किए हो तो हम तुम्हें 1 करोड़ और दे देंगे तो दे सकता है वो। उस पर वो एडमिट कॉन्फेस कर लिया, तो ये इंड्यूसमेंट है कि प्रॉमिस है कि थ्रेट है कि कोर्सन है? इसका चार्ज पे क्या असर पड़ेगा? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। पहली चीज कि प्राधिकरण व्यक्ति कौन है, मतलब पर्सन इन ऑथोरिटी कौन है, किस नेचर का होना चाहिए, और ये कब इररिलेवेंट है। 3 चीजें पहले थी, नई चीज जुड़ी है क्वेश्चन। ठीक है, ये तो पुराना वाला जो सेक्शन 24 था उसका पार्ट है। 28 उसके जस्ट नीचे आ गया। और ये क्या देता है? Provided that if the confession is made after the impression caused by any such inducement, threat, coercion or promise has, in the opinion of the court, been fully removed, it is relevant. यानी अच्छा, प्रॉमिस, थ्रेट, कोर्सन, इन सब का प्रभाव दिमाग में पड़ेगा। और वैसे स्थिति में जब आप इसके तहत करते हैं कन्फेशन, क्या वॉलंटरली है? नहीं है। हमें क्या चीज चाहिए दोस्तों?
Really or truth? तो हम इसको एक ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं जब ये इसके दिमाग से ये सब सारी चीज़ें निकल जाए। क्या क्या निकलना चाहिए इसको? इसका इम्पैक्ट, द इम्प्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच इंडस्ट्रीमेंट, थ्रेट, कोएर्सन और प्रॉमिस। अगर इसका इम्पैक्ट निकल जाता है और उसके बाद वो कॉन्फेशन करता है, तो वैसी स्थिति में ये कोएर्सन ये कॉन्फेशन रेलेवेंट होगा। बात समझ में आ रही है? कैसे पता चलेगा कि कब निकल गया? हाँ, मतलब अगर किसी तरह का है वो आ जाए, कोई उससे वरिष्ठ अधिकारी आ जाए ताकि उसका डर थोड़ा सा कम कर दे, ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो वैसे स्थिति में वो इम्पैक्ट निकले। समय बीतने के साथ आदमी भूलने लगता है बहुत सारी चीज़ों, या ये पता चल जाए कोई झूठा आदमी है, कुछ भी नहीं देने वाला है, या मेरे साथ कुछ कर ही नहीं सकता, उसकी अथॉरिटी ही नहीं है, मेरे वकील साहब अब आ गए हैं, अब उनको बचा लेंगे। ये सब चीज़ें अगर उसके दिमाग में आ रही हैं तो वो सब जो इम्पैक्ट था, कोएर्सन, प्रॉमिस, थ्रेट, इन सब चीज़ों का अगर ये निकल जाता है तो वैसे में वो रेलेवेंट है। ये सेक्शन 28 में था, और जो नीचे है ये सेक्शन 29 है। देखिए इसने क्या कहा है, अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसने 5 चीजें डाल रखी। पहला चीज है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच ए कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट। क्या कह रहा है? इट डज नॉट बिकम इररेलेवेंट। अगर वो किसी और तरीके से रेलेवेंट है तो इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा। तो और तरीके में क्या, कब? बिकॉज इट वॉज मेड अंडर ए प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। गुप्त रखने के वचन पे अगर किया गया है तो पहला, क्या हम किसी से नहीं कहेंगे तो हमको बता दो, और उसने बता दिया तो ये रिलेवेंट होगा या इररिलेवेंट होगा? इररिलेवेंट वाला। दूसरा, इन consequences of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it। धोखा देके उससे कॉन्फेशन प्राप्त कर ले रहा है, अगर कपट से या धोखा से। कपट या धोखा में क्या आएगा? दो एक्यूज्ड आपस में बैठ के बात कर रहे हैं और एक टेप रिकॉर्डर वहां छुपा हुआ है, और उस रूम में उसको भेज दिया गया है कि तुम जाओ बात करो। टेप रिकॉर्डर में सारी बातें टेप हो रही है, वो कॉन्फेस भी कर रहा है, वो सभी टेप में आ गई। तो वो धोखा देके, उसे तो पता नहीं था कि यहाँ हम फ्री हैं या हमारे जेब में ही टेप रिकॉर्डर है और हम आपसे बात कर रहे हैं। ये भी इशू है। ये भी relevant है। तीसरा, where he was drunk, दारू पिए हुए, मदिरा का सेवन किए हुए, और उसमें वो बोल रहा है तो भी, और because it was made in answer of question which he did not have answered, या ऐसे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका उत्तर देने के लिए वो बाध्य नहीं है, उसके बावजूद वो उत्तर दे देता है तो भी। यहाँ तक तो समझ में आ रही है। ये क्या है? Whatever may have been found to those questions, because he was not warned that he was not one to make such confession। अब आप समझिए ये किसकी बात कर रहा है? 183 से वहाँ पे उसको वार्न करना पड़ता है ना कि क्या And that evidence of it might be given against him। अगर उसे वार्न नहीं किया गया है कि वार्निंग में अभी तक हम लोग क्या देखे थे? 183 में किस तरह की वार्निंग मिल रही है? बोल रहा था भैया बाध्य नहीं है तुम बाध्य नहीं हो, अगर किए तो तुम्हारे अगेंस्ट में यूज किया जाएगा। ये तो जुडिशियल कॉन्फेशन के कंसर्निंग बात हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ पे तो कोई भी बात हो सकता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल। हाँ, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल भी हो सकता है।
अब मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं और आप कुछ कहना चाहते हैं, मतलब आपके अंदर काम बहुत किसी तरह का आक्रोश निकल रहा है और कहना चाह रहा है किसी मत से। बोलो हम बोलेंगे मत बोलो, नहीं नहीं सुनो नहीं, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, आपको बोलना जरूरी है, हम अंदर से पागल हो जाएंगे, बोलो। देखिए अब तुम बोल रहे हो, इसका मतलब वॉलंटरली हो। हमने तो तुम वार्न किया था कि मत बोलो, छोड़ो, जो हो गया रखो अपने पास, किसी से भी मत बोलो। छोड़ो ये सब क्या बोलना। हाँ ये सब क्या बोलना है, ये सब फंस जाओगे फिर। उसके बावजूद आप बोलते हैं, ये उसकी बात कर रहा है, इसको इससे कंफ्यूज नहीं हुए। ओके समझ रहे हैं? तो ये सब रेलिवेंट है ना सर? ये सब के सब रेलिवेंट हो जाएंगे। यानी हमने गुप्त रखने के वचन से प्राप्त कर लिया, उसको नशे में प्राप्त कर लिया, हमने उस तरीके से उसको वार्न किए बिना प्राप्त कर लिया, हमने धोखा दे के प्राप्त कर लिया, हम उनसे प्रश्नों के उत्तर जिसका उत्तर देने के लिए बात नहीं था उन सब का इस्तेमाल करके प्राप्त कर लिया। ये सब के सब रेलिवेंट है। वो नशे में है, बड़बड़ा रहा है तो भी प्राप्त कर लिया। सपने में बड़बड़ाने की बात नहीं होगी कि वो सपने में बड़बड़ा रहा था और वो उसका कॉन्फेशनल स्टेटमेंट हो जाएगा, ये बातें नहीं होगी, ये वॉलंटरी नहीं। इसमें तो एक बात ये भी हो सकती है ना कि नशा किस सीमा तक है। नशे में आदमी सच बोलता है, हाँ तो बोलिए, यहाँ तो इस्तेमाल होगा ना, कहानी आप बनाइए, हम लोग देखेंगे आगे का तमाशा। ये सब के सब रेलेवेंट हो जाएगा। सिंघाड़ा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सिंघाड़ा स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें यही डिसाइड हुआ था कि ये जो मामला है वो 183 के तहत नहीं आता। यानी 183 का जो प्रोविजन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, वो एक स्पेशल मामलों में लागू होता है और वो सेक्शन 29 से कवर नहीं होता है। और यही चीज़ पटना हाई कोर्ट ने एक जमुना वर्सेस स्टेट, उसमें ये डिसाइड किया था कि ये मामला ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन के कंसर्न में आता है। जुडिशियल कॉन्फेशन इसके अंतर्गत कवर नहीं है। किस चीज़ के कंसर्न नहीं? ये बिना चेतावनी दी है। समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर? तो ये एक सेक्शन है जो अपने साथ 3 सेक्शन को पिछली बार कवर, मतलब पिछले एक्ट में कवर करता था। इसने किया कुछ नहीं, उन सबको एक जगह कंपाइल कर दिया और उसको एक सेक्शन कर दिया। बाकी वो अलग अलग सेक्शंस में थे, यानी कि 24, 28, 29 सबका सेक्शन 22। ठीक है, आज पूरा पढ़ेंगे ना? दिमाग काम कर रहा है? हाँ नहीं सर। ठीक है। हाँ? आज तो ठीक काम कर। स्टेटमेंट वाला था, उड़ गया। सहना को रोजा तोड़ना। आइए, पुलिस वाले में थोड़ा समझना होगा। एक जो सेक्शन है आपका 24, इसको समझ लीजिए, सर के सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। क्या? 23 नहीं, 24 कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर 23। हम करें 24। 23 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसको आपको समझना है। कुछ बारीकियां हैं उसमें, बारीकियां इसमें भी है। देखिए, एक तो आपका शब्द आता है कोएक्यूज, एक है accomplice, और एक अप्रूवर।
सह अभियुक्त, सह अपराधी, सरकारी गवाह। सर सह अपराधी और सह अभियुक्त में क्या difference? सर वही बताने के लिए लिखा है सर। एक्विजिशन समझते हैं, एलिगेशन समझते हैं, क्या फर्क है एक्विजिशन और एलिगेशन में? अभियोग और आरोप। आरोप को तो चार्ज कहते हैं वैसे। एलिगेशन का मतलब होता है अभियोग, हिंदी इसका शब्द है। वहां भी स्टेटमेंट होता है, पर्टिकुलर व्यक्ति ने मेरे घर में चोरी की है, ये स्टेटमेंट है कि एलिगेशन है? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को हम एक्यूज्ड बना रहे हैं, ये नॉन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। रात में आया था, नकाब पहने था, हम नहीं देखा, लेकिन हमें क्या प्रूव करना होगा? हम जो कह रहे हैं वो हमको प्रूव करना है। जब इस तरह का कथन हो जिसमें हमारी लायबिलिटी बन जाती है हमें प्रूव करने की, वो एलिगेशन है। अभिकथन, एलिगेशन अभिकथन, उसमें भी कथन है, लेकिन वो कथन जो कथनकर्ता को साबित करना होगा। जो नहीं किए तो डिफेमेशन। समझ रहे हैं? को एक्यूज्ड, हम लोग ये सोचेंगे कि एक अपराध किसी एक व्यक्ति ने किया तो मामला समझ में आता है एक ही व्यक्ति है। ये भी तो हो सकता है एक अपराध बहुत सारे व्यक्तियों ने किया। ये भी तो हो सकता है कि बहुत सारे फॉल्स व्यक्ति का भी नाम डाल दिया गया जो अपराध में शामिल नहीं है, बट फंसाना था तो हमने डाल दिया। तो जैसे ही नाम डाला, एक्विजिशन लगा दिया हमने, उस पर एक्यूज्ड बनाया उसको, इस स्टेज तक तो वो एक्यूज्ड है। क्योंकि ये तो बाद में पता चलेगा ना, वो कॉन्विक्ट होगा कि वो क्या कहते हैं डिस्चार्ज हो जाएगा कि एक्विटल हो जाएगा, ये तो बात की चीज़ें हैं। अभी तो एक्यूज्ड है, ये स्टेज होगा ना, या तो डिस्चार्ज हो जाएगा या कॉन्विक्ट होगा या एक्विटल होगा। और भी कुछ हो सकता है क्या? जब एक काम और होता है जो टेबल के अंदर से होता है, वो नोटिस पे आती है क्या? एक्कॉम्प्लिस कौन है? इसका अपराध प्रूव है, इसने अपराध किया है, लेकिन अकेले नहीं किया है, साथ में मिलकर किया। और इतने साथी सब है ना कि कोई सबूत छोड़ा ही नहीं है। और जब सबूत नहीं छोड़ा है तो हम इसको क्या करें? इस व्यक्ति को कुछ बताएं कि तुम बन जाओ सरकारी गवाह। उन लोगों के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताओ ताकि सब के सब पकड़े जाएं। जब ये कंडीशन होती है तो ये व्यक्ति जब कोर्ट में आएगा, इसको लाया जाएगा जब ये रेडी हो जाता है, और जब इसको कोर्ट में लाया जाता है तो किस हैसियत में आता है? हमें बताइए, जब एक्यूज्ड कोर्ट में आता है और जब मजिस्ट्रेट साहब उससे प्रश्न करते हैं तो क्या उसको ओथ दिलवाते हैं? ओथ दिलवाते हैं क्या सर? पुराने 313 के तहत जब बयान होता है तो दिलवाया जाता है। नहीं दिलवाया जाता। तो इसको जब ओथ नहीं दिलवाए हैं तो ये कुछ भी कहेगा?
इसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं होगा, इसके स्टेटमेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा। जब ये गवाह बन गया, सरकारी गवाह, यही व्यक्ति ये प्रूवर बन जाता है। जब ये सरकारी गवाह बन गया तो गवाह है ना, अब ये जब कोर्ट में आएगा तो ये किस हैसियत से आएगा? विटनेस की हैसियत से आएगा। समझ रहे हैं? अब जब विटनेस की हैसियत से आएगा तो वोट भी देना होगा, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। बस। हमने कहा कि अभी तक इस पे एक्यूजेशन लगा है, अपराध साबित नहीं हुआ। समझ रहे हैं? जब तो ये को एक्यूज्ड क्या विटनेस है? एविडेंस की परिभाषा में को एक्यूज्ड विटनेस है। एविडेंस की परिभाषा क्या कहती है? एनीवन कैन बी विटनेस। गौर से पढ़िए, जहाँ साक्ष्य की परिभाषा लिखी है, एविडेंस की परिभाषा लिखी हुई है, क्या कहता है? All statement including statement given electronically which the court permits or required to be made before it by witness. बस बाई किसके द्वारा? विटनेस। बाई विटनेस। यही बारीकियां हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की। बाई विटनेस, ये उस विटनेस की हैसियत में नहीं रहता है। समझ रहे हैं? इसलिए एविडेंस की परिभाषा में भी नहीं आता है। और जब ये आएगा तो ये बन गया ना गवाह, मतलब विटनेस। विटनेस। तो जब ये आएगा तो ये एविडेंस के परिभाषा में भी आ जाएगा। और जब ऐसी स्थिति होगी तो इसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो ये व्यक्ति अब जो कुछ कहेगा, ये तो हम लोग 138 में देखेंगे इसकी चीज़ों को। यहाँ हम जिस चीज़ को देखेंगे सेक्शन 24 में, वो किससे रिलेटेड है? 20 तो बताइए, अब आप पढ़ चुके हैं? 30 सेक्शन से। सेक्शन 24 जो ये है वो 30 पुराना है। नहीं, वो 189 ये इनमें से किससे रिलेटेड है? कैसे, किस निष्कर्ष पे पहुंचे? Jointly tried. at the trial for the same offense सेम ऑफिस, ये तो ये भी हो सकता है ना। or trial. वहाँ ट्रायल ही तो चल रहा है। कंप्लीट कौन क्यों लेके आए हैं? ताकि बाकी लोगों के बारे में बताए। हमने तो फोड़ा है उसको बीच में। समझ रहे हैं? ठीक है, मंथन कीजिए। कल क्लास है।